हाँ सुनिए, ये लास्ट क्लास में हम लोग देख रहे थे इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी ना। तो इसमें हमने देखा था कि अगर किसी पाइप में मेनली हम लोगों ने लिक्विड के लिए देखा था कि कोई लिक्विड अगर फ्लो कर रहा है तो आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पर क्रॉस सेक्शन एरिया ज़्यादा है, आगे जाते ही क्रॉस सेक्शन एरिया कम हो जा रहा है। तो यहाँ पर अगर हम एक पॉइंट लेते हैं जिसकी वेलोसिटी को हम लोग v1 मान लेते हैं और यहाँ का क्रॉस सेक्शन एरिया हम लोग कितना मान लेते हैं a1। यहाँ पर कोई पॉइंट लेते हैं, उसकी वेलोसिटी हम लोग v2 मान लेते हैं। अरे फ्लूइड का फ्लो हो रहा है तो हर पार्टिकल के पास वेलोसिटी तो होगी ना। तो यहाँ v1 है, वहाँ पे कितना है v2 है। जहाँ पे पार्टिकल की वेलोसिटी v1 है वहाँ क्रॉस सेक्शन एरिया a1 है। जहाँ पार्टिकल की वेलोसिटी v2 है वहाँ क्रॉस सेक्शन एरिया कितना है a2 है। तो हम लोगों ने इन चारों लोगों के बीच में एक रिलेशन देखा था जिसको हमने इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी कहा था। बताइए वो रिलेशन क्या था? a1 v1 इज इक्वल्स टू a2 v2 ऐसा था। और यहाँ से हमने ये भी देखा था कि जो वेलोसिटी होती है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्रॉस सेक्शन एरिया, यानी कि अगर वेलोसिटी ज्यादा होगा तो क्रॉस सेक्शन एरिया कम होगा, है कि नहीं। और इसका दो प्रैक्टिकल एग्जांपल भी हमने देखा था कि जैसे मान लीजिए कि आपको दीवार पे पानी पटाना है और आपके हाथ में एक ऐसा पाइप है जिसमें से पानी निकल के यहीं पे गिर जा रहा है, आपको पहुंचा देना है उस दीवार तक। तो आप क्या करते हैं, आप पाइप का क्रॉस सेक्शन एरिया कम कर देते हैं। दबा देने का मतलब क्रॉस सेक्शन एरिया कम हो गया तो स्पीड पहुंच जाएगा वहां तक, दीवार तक। एक और एग्जांपल मैं ये बता रहा था कि अगर मान लीजिए कि जैसे कोई नल है, क्या है ये, मान लेना नल है, तो नल को हल्का सा जब तुम खोलते हो तो जो पानी गिरता है वो कुछ इस टाइप से आपको दिखेगा। शुरू में तुमको दिखेगा ये मोटा, फिर धीरे धीरे क्या होता जाएगा, क्रॉस सेक्शन एरिया पतला होता जा रहा है, कम होता जा रहा है। क्रॉस सेक्शन एरिया क्यों कम होता जा रहा है? क्योंकि स्पीड बढ़ती जा रही है। स्पीड जितना बढ़ेगा क्रॉस सेक्शन एरिया उतना ही कम होगा। तो ये चीज देखा था हम लोगों ने। फिर हम लोगों ने देखा था बर्नौलीज प्रिंसिपल, और मैंने कहा था कि प्रैक्टिकल जीवन में ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, बर्नौलीज का थ्योरम। उसमें हमने ये देखा था अगर कोई पाइप है उसमें हम दो पार्टिकल्स लेते हैं, कहीं पे यहाँ पे लेते हैं और इसकी वेलोसिटी मान लेते हैं कि कितनी है v1 है, यहाँ पर लेते हैं उसकी वेलोसिटी कितनी है v2 है। और बाबू यहाँ के प्रेशर को अगर हम P1 ले लेते हैं, यहाँ के प्रेशर को हम, और फिर हम लोगों ने एक रेफरेंस लाइन भी तो लिया था। मान लीजिए इस पॉइंट का इस रेफरेंस लाइन से जो हाइट है वो कितना है h1 है, इस पॉइंट का इस रेफरेंस लाइन से जो हाइट है वो कितना है, अगर h2 है, और फ्लूइड की डेंसिटी कितनी है रो है, तो बाबू तीन चीजों का सम इस पॉइंट और इस पॉइंट पे सेम होता है, याद है? अब बताइए वो तीन चीजें क्या थी? पहला था, ओ हेलो, पहला क्या था? पहला था प्रेशर। तो इस पॉइंट के लिए प्रेशर लिखोगे तो क्या लिखोगे, P1 लिखोगे, प्लस दूसरा था रो जी, और इस पॉइंट के लिए H तो H1 ना होगा तो हम लिखेंगे रो जी H1 प्लस हाफ रो, और इस पॉइंट के लिए लिख रहे हैं तो याद है V1 का स्क्वायर आएगा, हाफ रो V स्क्वायर लिखा जाता था। ये बिल्कुल इक्वल होगा, ये तीनों चीजों का सम आप यहां पर भी करिएगा ना तो उसके बराबर होगा। तो यहां पर प्रेशर हम लोग कितना लिखेंगे, यहां का प्रेशर हम लोग लिखेंगे P2 प्लस रो जी H2 प्लस हाफ रो और V2 का स्क्वायर। मान लीजिए कोई तीसरा पॉइंट भी अगर हम यहाँ पे लेते हैं तो उसके लिए भी इन तीन चीजों का सम सेम होगा, और उसके लिए हम लोग लिखेंगे P3 प्लस रो जी H3 प्लस हाफ रो V3 का स्क्वायर ना। चलिए फिर इसका हम लोगों ने एप्लीकेशन देखा था, जिसमें सबसे पहला एप्लीकेशन हाइड्रोस्टैटिक्स में, हाइड्रोस्टैटिक्स जिसमें फ्लूइड का फ्लो नहीं हो रहा है, किसी कंटेनर में वो फ्लूइड रेस्ट में है। तो अगर हमने कहीं पे कोई दो पॉइंट कंसीडर किया, जैसे मान लीजिए एक पॉइंट हम लोगों ने यहाँ पर कंसीडर किया और दूसरा पॉइंट हमने यहाँ पर कंसीडर किया, इस पॉइंट को 1 कहा, इस पॉइंट को हमने, और दोनों पॉइंट्स के बीच का जो वर्टिकल सेपरेशन है वो अगर हम लोगों ने कितना ले लिया, h ले लिया, तो आपको याद है एक लाइन में डायरेक्टली प्रूफ हो गया था P2 माइनस P1 इज इक्वल टू रो जी एच। इसका मतलब हुआ कि फ्लूइड में अगर आप h हाइट नीचे जाते हैं तो जो प्रेशर है वो रो जी एच
बढ़ जाता है। अरे प्रेशर का डिफरेंस ना है ये, हाँ चेंज इन प्रेशर जो होगा वो आपका रो जी एच होगा। तो इससे प्रूफ हुआ था। फिर हम लोगों ने देखा था स्पीड ऑफ ई फ्लक्स। तो इसमें आपको याद होगा कि एक कंटेनर हुआ करता था और जिसमें हम लोगों ने यहाँ पर एक पिन होल किया था। अरे बोलिए, इस कंटेनर में, और जो सबसे मेन वाला है वही हम लोग अभी फिलहाल देखेंगे, जिसमें ऊपर से ढक्कन खुला हुआ है। तो यहाँ का प्रेशर कितना होगा? पी नॉट होगा। अरे बोलिए ना। तो जो भी फ्लूइड इसमें भरा होगा वो इस छेद के जरिए ऐसा बाहर निकलेगा कि नहीं? तो बताइए फ्लूइड की जो वेलोसिटी होगी, अगर हम उसको v से डिनोट कर लें, तो इस केस में आपको याद है v जो आया था वो आया था √2gh। याद रहे ये रिजल्ट तभी आएगा जब ऊपर से एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा होगा, अदरवाइज वो लंबा चौड़ा फॉर्मूला आया था। अरे 2 × P - P0 × ρgh डिवाइडेड बाय ऐसा करके कुछ है, ठीक है। तो ऊपर से भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर, अच्छा यहां से भी तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर ही ना लग रहा था, तो डिराइव किया था हम लोगों ने, ऐसा रिजल्ट आया था। और इस रिजल्ट को देख के हमने कहा था कि अरे सर ये तो वही रिजल्ट है जो जब किसी भी ऑब्जेक्ट को ड्रॉप किया जाता है तो h हाइट जाने के बाद वो जो स्पीड गेन करता है वही तो है ये। अब इसी चीज को टोरिसेली नाम के एक साइंटिस्ट ने ऑब्जर्व किया पहली बार, तो इसीलिए इस इक्वेशन को ही कहा जाता है टोरिसेली लॉ। क्लियर? ठीक है, ये देखे थे हम लोग। उसके बाद आखिरी मेरे ख्याल से हम लोगों ने ये देखा था कि अगर हम सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पर 2 पॉइंट्स ले लें, एक पॉइंट बाबू यहाँ ले लें और दूसरा पॉइंट हम लोग यहाँ ले लें, तो यहाँ की वेलोसिटी को अगर हम लोग v1 मान लें, यहाँ की वेलोसिटी को v2, तो यहाँ का प्रेशर को p1 मान ले और यहाँ के प्रेशर को p2, तो सबसे पहले बताओ कहाँ की वेलोसिटी ज्यादा है और कहाँ की कम है? v2 ज्यादा होगा और v1, क्या बात है, क्योंकि वहां क्रॉस सेक्शन एरिया कम ना है। कम क्रॉस सेक्शन एरिया का मतलब ज्यादा स्पीड। तो बाबू v2 ज्यादा होगा v1 से, लेकिन प्रेशर के लिए ये जस्ट उल्टा हो जाता है। जहां वेलोसिटी ज्यादा होगी समझिएगा प्रेशर वहां पे कम हो जाएगा। तो बताइए प्रेशर कहाँ का ज्यादा होगा? तो प्रेशर यहाँ का ज्यादा होगा जहां की वेलोसिटी कम है, तो P1 इज ग्रेटर देन P2 होगा। और इसका कुछ प्रैक्टिकल एग्जांपल तो मैंने आपको दिखाया था मेरे ख्याल से। जैसे जब हम इस पेपर को ऐसे रखते हैं, बोलिए, तो ये पेपर ऐसे झूल जाता है, किसकी वजह से? ग्रेविटी की वजह से। क्या इस पेपर पर कोई एटमॉस्फेयर की वजह से भी फोर्स लग रहा है? तो नहीं लग रहा है। मैं बताता हूं क्यों। क्योंकि इधर भी है एटमॉस्फेरिक प्रेशर और नीचे भी है एटमॉस्फेरिक प्रेशर, इधर भी P0 इधर भी P0, तो प्रेशर सेम। और प्रेशर का फॉर्मूला होता है फोर्स पर यूनिट एरिया। जितना एरिया इधर के पेपर का है उतना ही एरिया इधर के पेपर का है। तो बाबू प्रेशर भी सेम, एरिया भी सेम, तो जितना फोर्स इधर से एटमॉस्फेयर लगा रहा होगा उतना ही फोर्स इधर से भी लगा रहा होगा। यानी इस पर नेट एटमॉस्फेरिक फोर्स जो होगा वो कितना होगा? 0 होगा। अभी कोई फोर्स नहीं लग रहा है, ये झूला है तो बस किसकी वजह से? फोर्स ऑफ ग्रेविटी की वजह से। लेकिन अब देखो, अब मैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर में डिफरेंस पैदा करने जा रहा हूं और उसके लिए मैं इसके ऊपर ऐसे फूकूंगा, तो फूका मैंने कहा ऊपर, तो लिटरली ऐसा होना चाहिए कि जहां से फूका जा रहा है तो और नीचे ना जाना चाहिए। लेकिन आपने देखा कि मेरे ऊपर फूकने के बावजूद ये कहां जा रहा है? ये ऊपर जा रहा है। ऐसा क्यों हुआ पता है? क्योंकि इसके ऊपर का जो एयर था उसकी स्पीड मैंने बढ़ा दी। फूकने से जो हवा है उसकी स्पीड बढ़ गई। स्पीड बढ़ गई का मतलब हुआ प्रेशर कम हो जाएगा। और बाबू अगर प्रेशर कम हो गया तो समझ लीजिएगा फोर्स भी कम हो जाएगा। तो चूंकि इसके ऊपर का प्रेशर कम हो गया, यानी ये वाला जो एटमॉस्फेयर है जो फोर्स लगाएगा वो भी कम हो गया। तो इधर से कम फोर्स लगाया जा रहा है और इधर से, तो ये ऊपर नहीं उठ जाएगा क्या? इस वजह से ये ऊपर उठ गया था, प्रेशर के डिफरेंस की वजह से। ठीक है, बोलिए जल्दी। अच्छा, और कुछ एग्जांपल लिया था क्या हमने इसमें? हवाई जहाज वाला नहीं लिया था हमने? अच्छा, वो नहीं देखा था हम लोगों ने। ठीक है, हम लोग देखते हैं इसको। हवाई जहाज का जो स्ट्रक्चर होता है, अगर आप उसको चाहे जेट विमान सब नहीं होता है, उसका स्ट्रक्चर देखिएगा ना तो वो आपको कुछ इस टाइप का दिखेगा। नीचे से हल्का फ्लैट होता है लेकिन ऊपर से ऐसा इस टाइप से होता है। अरे डायना वायना भी है रे भाई इसमें। इस टाइप का नहीं होता है क्या? नीचे से हल्का थोड़ा फ्लैट रहेगा लेकिन ऊपर से ऐसे कर्व्ड रहता है। अब इसके पीछे की वजह क्या है? तो वजह सुनिएगा। जैसे मान लीजिए कि ये हवाई जहाज है। क्या है ये हवाई जहाज है। तो अगर ये हवाई जहाज है
तो ये तो हवा का सीना चीर के आगे बढ़ेगा। अब मान लो कि मैंने हवा के 2 पार्टिकल्स यहाँ कंसीडर किए हैं, हवाई जहाज जा रहा है, अरे बोलो, तो क्या होगा, ये इसको चीरेगा ना, यानी ये वाला हवा का पार्टिकल कहाँ से जाएगा, ऊपर से, और ये कहाँ से जाएगा, नीचे से जाएगा। तो देखिए क्या होगा, ये ऐसे इस तरीके से हवाई जहाज पास कर गया और फिर ये दोनों वापस वहीं पे रह गया कि नहीं, हवा थोड़े बह रहा है, हवाई जहाज ना चल रहा है। अरे बोलो, तो तुम कुछ मुझको ये बताओ कि ये थोड़ा फ्लैट टाइप का है और ये थोड़ा कर्व टाइप का है, तो बताओ दोनों में से किस पार्टिकल को ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ा। अरे ऊपर वाले को ना, ऊपर वाले को इतना डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ा, नीचे वाले को बस इतना ही डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ा, और सेम टाइम में। समय सेम है, लेकिन ऊपर वाले को देखो ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ रहा है हवाई जहाज के रेस्पेक्ट में, अरे बोलिए, और नीचे वाले को कम डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ रहा है। तो आप बताइए किसकी स्पीड ज्यादा होगी, ऊपर वाले की स्पीड ज्यादा होगी। अरे उतने ही टाइम में इसको ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करना है, इसको कम डिस्टेंस ट्रेवल करना है, बोलो ना। तो स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन, अब टाइम सेम रखना है, तो जिसको ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करना है उसकी स्पीड भी ज्यादा होनी चाहिए। तो ऊपर वाले की जो स्पीड होगी वो ज्यादा होगी, नीचे वाले की स्पीड कम होगी। अब ये दोनों सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पर ही ना था पहले, अरे बोलिए ना। और वैसे भी हवाई जहाज कुछ इतना मोटा नहीं होता है कि कुछ बहुत ज्यादा डिफरेंस आ जाएगा, लेकिन इस बेचारे को ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ा का मतलब इसकी स्पीड ज्यादा होगी और इसकी स्पीड कम होगी। स्पीड ज्यादा का मतलब प्रेशर, अब ऊपर का प्रेशर कम हो जाएगा, नीचे का प्रेशर ज्यादा हो जाएगा, यानी ऊपर से फोर्स कम लगेगा, नीचे से फोर्स ज्यादा लगेगा। तो बताइए नेट फोर्स कहाँ लगेगा, ऊपर की तरफ लगेगा कि नहीं। इसकी वजह से हवाई जहाज को थोड़ा लिफ्ट मिलता है, उस बेचारे को हवा में ना रहना है तो नीचे से जितना सपोर्ट मिले उसके लिए उतना ही अच्छा है। तो हवाई जहाज का शेप इसलिए बनाया जाता है ताकि इसको नीचे से थोड़ा लिफ्ट मिले। बात समझ रहे हैं? तो ये रीजन होता है। ऐसा थोड़े कि डिजाइन में सर देखने में सुंदर लगता है इसीलिए बनाया जाता है कि नहीं। ये ब्यूटी पार्लर में थोड़े बनता है ये इंजीनियर्स बनाते हैं, तो वो बर्नौलीज थ्योरम का ध्यान रखते हैं। अच्छा, यही चीज नाव में हम नहीं कर सकते हैं। नाव में, नाव का अगर मान लो बहुत डिजाइनदार आदमी सोचे कि हम तो अपना नाव कुछ ऐसा बनाएंगे, ठीक है, अब चप्पू चला रहा है आगे जाने के लिए, ठीक है, तो आप बताइए पानी का जो पॉइंट यहाँ होगा उसको कितना डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ेगा, इतना, और पानी का जो पॉइंट यहाँ होगा उसको कितना डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ेगा, इतना। आप बताइए किसको ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ा, किसको, इसको ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ा। अरे नाव जा रहा है आगे तो पानी के इस पॉइंट को नाव के रेस्पेक्ट में ज्यादा डिस्टेंस ना ट्रेवल करना पड़ा, तो इसकी स्पीड क्या होगी, ज्यादा होगी। और बाबू इसकी स्पीड क्या होगी, स्पीड ज्यादा हो गया का मतलब प्रेशर, तो इधर प्रेशर कम हो जाएगा और इधर प्रेशर ज्यादा हो जाएगा। प्रेशर कम का मतलब फोर्स भी कम, तो इधर से बाबू कम फोर्स लगेगा और इधर से ज्यादा फोर्स लगेगा। इसका मतलब इस पर नेट फोर्स कहाँ लग जाएगा, इधर। अब तुम चप्पू चला रहे हो कि हम आगे बढ़े, नहीं आगे तो खैर जाओगे ही, तुम चप्पू चला रहे हो तो आगे तो जाओगे ही, लेकिन एक एक्स्ट्रा फोर्स, ये जो कुछ भी है, नदी है, तालाब है, जो भी है, उसकी वजह से फिर इधर की तरफ लगने लगा कि नहीं, तो तुम एकदम सीधा ना जाके तुम थोड़ा इसे घूम जाओगे, हाँ तिरछा चले जाओगे। तो कभी भी नाव का ये शेप बढ़िया नहीं है। इसीलिए आप देखे होइएगा नाव का शेप हमेशा कैसा बनाया जाता है, अरे इस टाइप का ही ना होता है। नाव हो, जहाज हो, शेप ऐसा होता है। काहे कि पानी के इस पॉइंट को, इस पार्टिकल को जितना डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ रहा है, इसको भी उतना ही डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़े, यानी इसके रेस्पेक्ट में जितनी स्पीड इसकी हो उतनी ही स्पीड इसकी भी हो। इसका मतलब जितना प्रेशर इधर उतना ही प्रेशर इधर, इसका मतलब जितना फोर्स इधर से उतना ही फोर्स इधर से, यानी कि इस डायरेक्शन में नेट फोर्स ना रहे, और सिर्फ जो फोर्स है वो किसकी वजह से है, चप्पू चलाने की वजह से, यानी हम एकदम सीधा चले जाएंगे। सही है? हाँ, तो ये सब बातें हैं, ठीक है। एक और चीज बताता हूं, मान लीजिए ये आप सैलून वगैरह में, सैलून समझते हैं आप लोग, सैलून, अब समझ में आया होगा, हाँ, तो उसमें एक ऐसा स्प्रे होता है ना, बाल वाल काटने से पहले स्प्रे करता है। तो अगर हम किसी मतलब बहुत ज्यादा हाई फाई सैलून में ना जाएं, मान लीजिए हम किसी इटालियन सैलून की बात करें, अगर इटालियन सैलून आप समझते हैं, अरे जो फुटपाथ वगैरह पे ईंटा पे बैठा के नहीं बाल काटता है तो
इटालियन सैलून हो गया। तो वो लोग जो स्प्रे के लिए यूज करेगा ना, तो ऐसा कुछ बहुत महंगा डिवाइस नहीं खरीदता है। वो क्या करेगा, कचरा उचरा में से कहीं से बोतल उठा के लेके आएगा और उसके ऊपर एक पिचकारी टाइप का सेट कर देता है। अरे है कि नहीं? तो उसका स्केमेटिक डायग्राम मैं आपको बना के दिखाता हूं कि वो स्प्रे कैसे काम करता है। तो हाँ ठीक है, ये एक पिचकारी टाइप की चीज है। देख कहाँ सेट कर रहे हैं इस बोतल को। इस मतलब स्केमेटिक डायग्राम है ये, ठीक है। सिंपल डायग्राम मैंने बनाया है कि आखिर ये काम कैसे करता है। तो अब सुनिएगा, अभी मान लीजिए कि ये एक पाइप टाइप का होता है ना, कि जो अंदर रहता है, उसी में से ना फ्लूइड ऊपर आता है। मतलब होता यह है कि जब हम इस पिचकारी को ऐसा आगे करेंगे ना, तो ये जो फ्लूइड होगा इसके ऊपर चढ़ेगा। क्या होगा? चढ़ेगा। और फिर इधर से बहुत हाई प्रेशर के साथ, या मतलब सॉरी हाई प्रेशर कहना ठीक नहीं रहेगा, इधर से बहुत तेज वेलोसिटी के साथ हवाएं आ रही होंगी जो उस फ्लूइड को तोड़ देगा, और तोड़ देगा तो वो फुहारे के रूप में बाहर निकलता है, स्प्रे के रूप में निकलता है। तो समझते हैं कि आखिर ये ऊपर चढ़ता क्यों है, ठीक है। अभी देखिए, अभी हमने पिचकारी को बस उसी पोजीशन पे रखा है, तो ये अंदर में क्या है? हवा ही ना है। और ये ट्यूब के अंदर में भी क्या है? इस पाइप के अंदर में भी क्या है? हवा है। यानी हर जगह का जो प्रेशर है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर होगा। बोलिए, अब जैसे ही हम इसके पिस्टन को आगे करेंगे, इसके अंदर का जो भी फ्लूइड है, जो कि हवा है, वो तो फ्लो करना ना शुरू करेगा, वो तो बाहर निकलना ना शुरू करेगा। तो आप बताइए, यहां पर क्रॉस सेक्शन ज्यादा है और यहां पे क्रॉस सेक्शन कम है, तो यहां पे स्पीड कम होगी और यहां हवा की स्पीड ज्यादा हो जाएगी। अब हवा की स्पीड अगर ज्यादा हो गई तो यहां का प्रेशर कम हो जाएगा। स्पीड ज्यादा का मतलब प्रेशर क्या हुआ? अब यहां का प्रेशर पहले एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर था, लेकिन यहां का प्रेशर जो है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कम हो चुका है। और आप जानते हैं कि गैसेस की प्रॉपर्टी होती है कि वो हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर में जाना चाहते हैं। जैसे मान लीजिए कि साइकिल का टायर में जाके छेद कर दो, तो कहने का मतलब है कि बाहर भी हवा है, अंदर भी हवा है, टायर में भी तो हवा है। तो कहां से हवा कहां जाता है? क्या एटमॉस्फेयर का हवा साइकिल में भर जाता है? तब तो अंदर का हवा ना बाहर आता है। क्यों आता है? क्योंकि अंदर में प्रेशर ज्यादा था, बाहर में प्रेशर कम है। तो वही बात यहां पर भी होगा। जैसे ही हम ये पिस्टन आगे करेंगे ना, तो यहां हवा की स्पीड बहुत ज्यादा हो जाएगी, काहे कि बाबू यहां क्रॉस सेक्शन बहुत कम है। तो स्पीड ज्यादा का मतलब प्रेशर कम। तो यहां का प्रेशर अभी भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, लेकिन यहां का प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कम हो चुका है। तो यहां वाला जो हवा होगा वो ऊपर जाना चाहेगा ना, तो तुमको क्या लग रहा है? हवा ऊपर जाएगा, अकेले जाएगा? वो फ्लूइड को साथ लेके ना जाएगा, इस लिक्विड को साथ लेके ना जाएगा। अरे ऐसा समझो ना, फ्रूटी पीते हैं हम लोग स्ट्रॉ डाल के, तो शुरू में हम लोग क्या खींचते हैं? क्या स्ट्रॉ डालते हो तो ऊपर तक फ्रूटी आ जाता है? पहले तो हवा ही ना भरा रहता है। तो शुरू में जो हम खींचते वो क्या होता है? वो हवा होता है। जब वो हवा ऊपर आता है तो ऐसा थोड़े कि हवा खींच लोगे इधर वैक्यूम क्रिएट हो जाएगा। तो हवा के साथ साथ नीचे से क्या आने लगेगा? फ्लूइड आने लगेगा। तो इस वजह से ये फ्लूइड यहां तक पहुंचता है, और हाई स्पीड की हवाएं उस फ्लूइड को क्या करती हैं? तोड़ देती हैं, जिसकी वजह से फुहारा निकलता है इधर से। तो इसके पीछे भी कहीं ना कहीं बर्नौली प्रिंसिपल काम करता है। मेन कॉन्सेप्ट तो यही ना था, क्रॉस सेक्शन कम का मतलब स्पीड ज्यादा, स्पीड ज्यादा का मतलब प्रेशर कम, अब प्रेशर कम तो नीचे से हवा ऊपर जाएगा। ठीक है, तो यहां होता है। एक और चीज है, जब हम लोग क्रिकेट खेलते हैं या फुटबॉल खेलते हैं तो उसमें आपने ये नोटिस किया होगा कि बॉल जो है वो हवा में ही घूम जाता है। क्रिकेट में तो कम होता है, बहुत कम बॉलर्स हैं जो ऐसा करा पाते हैं, तो उनको कहा जाता है कि वो लोग बॉल को स्विंग करा रहे हैं। आपको पता है स्विंग करने में और स्पिन करने में अंतर है? स्पिन में क्या होता है? पहले बॉल जमीन से टकराएगा तब घूमता है, लेकिन स्विंग में क्या होता है? स्विंग में होता है कि जब वो ऐसा ऐसा
ऐसा करेगा ना, हवा में ही बॉल घूम जाता है, वो सीधा ना जाके हवा में ही। और इसको पहचानना थोड़ा सा बैट्समैन के लिए मुश्किल हो जाता है। तो ऐसे घूम गया तो इसको इन स्विंग बोला जाएगा, ऐसे घूम गया तो इसको आउट स्विंग बोला जाएगा। इसके पीछे भी बर्नौलीज थियरम काम करता है। क्या आप ये जानना चाहते हैं? अच्छा, क्रिकेट में तो ये कम देखने को मिलता है, फुटबॉल में ये ज्यादा देखने को मिलता है। फुटबॉल में तो एकदम तुमको दिखेगा, गोल रहेगा वहां पर, मारेगा उधर और एकदम जाकर ऐसे घूम के चला जाता है कि नहीं। तो चलिए देखते हैं। उससे पहले मैं आपको बताऊं कि मोशन मेनली दो टाइप का होता है। एक होता है ट्रांसलेशनल मोशन। कैसा मोशन? उसमें चीजें एक जगह से दूसरी जगह जाती है। जैसे मान लीजिए कि मुझको ट्रांसलेशनल मोशन करना है, तो अगर मैं ऐसे चल रहा हूं तो मेरे अपर पार्ट ऑफ बॉडी का कौन सा मोशन हो रहा है? ट्रांसलेशनल मोशन, क्योंकि मैं एक जगह से दूसरे जगह जा रहा हूं। ये देखिए, ये मेरा कौन सा मोशन है? ट्रांसलेशनल मोशन है। एक होता है रोटेशनल मोशन। तो रोटेशनल मोशन में चीजें एक जगह से दूसरी जगह तो नहीं जाएंगी, लेकिन वो अपने ही एक्सिस पे रोटेट कर। ये बताइए मेरा कौन सा मोशन है? ये मेरा रोटेशनल मोशन है, प्योर रोटेशनल मोशन है। अच्छा, एक और तीसरे टाइप का भी मोशन होगा, अगर हम इन दोनों को कॉम्बाइन कर दें तो उसको बोला जाएगा कॉम्बाइंड ट्रांसलेशनल एंड रोटेशनल मोशन। अब उसमें क्या होगा कि मैं आगे भी जाऊंगा और साथ साथ में रोटेट भी करता रहूंगा। तो अगर ये ऐसे ऐसे करके मैं आगे बढ़ूं ऐसे करके, तो बताओ ये मेरा कौन सा मोशन हो गया? ये कॉम्बाइंड ट्रांसलेशनल एंड रोटेशनल मोशन हो गया, क्योंकि मैं वहां से यहां भी आया और साथ साथ मैंने दो चक्कर भी लगा लिया। ठीक है? अरे बोलो ना, जब बारात वरात होता है तो बारात में तुम देखोगे ये तीनों टाइप का मोशन तुमको दिखेगा। मान लो कि पहले तो वो जो बैंड वाला सब होता है तो उसको रोका जाता है, रुक रुक ऐसा करके। उसके बाद नागिन वाला लगा है कि नहीं। अब उसके बाद मान लीजिए कि वहां पर अगर कोई मान लीजिए नागिन डांस करता है, मैं करके थोड़ी दिखाऊंगा तुम्हें। मान लो कि ऐसा नागिन डांस करता है, तो वो उसमें घूमना होता है ना। नागिन डांस में घूमना ही ना होता है, ऐसा ऐसा करके फिर घूमता है। प्योर रोटेशनल मोशन हो गया वो। बोलिए, अब मान लीजिए कि अगर लेट हो रहा है तो ऑब्वियसली बड़े बुजुर्ग जो है वो क्या बोलते हैं, आगे बढ़ ऐसा करके। तो उस केस में आपको क्या लग रहा है कि जब वो बैंड वाला आगे बढ़ता है तो अब हम लोग रुक जाते हैं, सीधा ऐसा चलते हैं क्या? तो हम लोग घूमते घूमते आगे नहीं बढ़ते हैं। तो वो हो गया आपका कॉम्बाइंड ट्रांसलेशनल एंड रोटेशनल मोशन। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो डांस नहीं कर रहे होते हैं, साइड साइड में बस ऐसे चल रहे होते हैं, तो उनका क्या हो रहा है? प्योर ट्रांसलेशनल मोशन हो रहा है। सही है? क्या है, ये जो बॉल को स्विंग कराने के लिए फेंका जाता है ना, तो उसमें बॉल का दोनों टाइप का मोशन हो रहा होता है। बॉल को हल्का ऐसा नचा के फेंका जाता है। तो जब नचा के फेंकोगे तो रोटेशन भी हो रहा है, बोलो, और उसका ट्रांसलेशन भी हो रहा है, वो एक जगह से दूसरे जगह भी जा रहा है ना। तो देखते हैं कि ट्रांसलेशनल मोशन में क्या होता है और रोटेशनल मोशन में क्या होता है। अगर किसी चीज का आपको प्योर ट्रांसलेशनल मोशन कराना है, जैसे मान लीजिए ये एक रिंग है, क्या है? अब इसका प्योर ट्रांसलेशनल मोशन कराना है तो ऐसे ही ना कराया जाएगा। इसमें कोई रोटेशनल इफेक्ट आपको दिख रहा है क्या? तो प्योर ट्रांसलेशनल मोशन में हर पार्टिकल की वेलोसिटी सेम होती है। अगर ये ऊपर वाला पार्टिकल 5 मीटर पर सेकंड से जा रहा है तो ये नीचे वाला भी 5 मीटर पर सेकंड से जाएगा, ये भी 5 मीटर पर सेकंड से भी, ये भी 5 मीटर। क्लियर है? तो अगर प्योर ट्रांसलेशनल मोशन है, इसकी वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकंड है, इसकी भी कितनी होगी? इसकी भी कितनी होगी? और बाबू इसकी भी कितनी होगी? 5 मीटर पर सेकंड। इज इट क्लियर? अरे बोलिए। जैसे मान लीजिए कि अगर मेरा प्योर ट्रांसलेशनल मोशन हो रहा है तो मेरे इस मुट्ठी और इस मुट्ठी को ध्यान से देखिएगा, दोनों की वेलोसिटी एकदम सेम है कि नहीं? ठीक है, चलिए। प्योर रोटेशनल मोशन में क्या होगा बताइए? तो प्योर रोटेशनल मोशन में अपने एक्सिस के अबाउट वो सिर्फ रोटेट ना कर रहा होगा, तो इस रोटेशन के दौरान बताओ इस वाले पार्टिकल की वेलोसिटी किधर होगी? अब समझे नहीं? किधर होगी? इधर की तरफ। ये ऐसे ऐसे रोटेट कर रहा है तो इस वाले पार्टिकल की वेलोसिटी किधर होगी? इधर की तरफ होगी। इधर की तरफ होगी। ये मैंने ड्रॉ किया, ये सही है क्या? अरे बोलिए ना। अच्छा थोड़ा बताइए, तो इस वाले की वेलोसिटी किधर होगी? इधर की तरफ होगी।
ये आपको समझ में आ रहा है? और एक और बात समझ में आ रहा है कि जितनी वेलोसिटी इसकी होगी उतनी ही वेलोसिटी, हालांकि मैंने थोड़ा सा इसको बड़ा ड्रॉ कर दिया है तो आपको कंफ्यूजन हो सकता है, लेकिन जितनी वेलोसिटी उसकी होगी उतनी ही वेलोसिटी इसकी भी होगी। आप इसको ऐसे समझिएगा, मान लीजिए ये मेरा क्या होने वाला है, प्योर रोटेशनल मोशन, तो मैं ऐसे ही ना मूव करूंगा। तो तुम बताओ अभी मेरे इस मुट्ठी की टेंडेंसी कहाँ जाने की है? इधर ना जाने की है। और इसकी कहाँ जाने की है? पीछे जाने की है। ये देखिए, अरे ऐसा ही ना हो रहा है। तो इसकी टेंडेंसी है इधर जाने की और इसकी टेंडेंसी है इधर जाने की। तो प्योर रोटेशनल मोशन में कुछ ऐसा होता है। तो सिमिलरली बताइए इस वाले पॉइंट की वेलोसिटी कहाँ होगी? ऊपर की तरफ होगी। अरे बोलिए। और इस वाले पॉइंट की वेलोसिटी, ये ऐसे ही ना घूम रहा है। तो जिस समय पार्टिकल यहां होगा उस समय उसकी वेलोसिटी नीचे होगी, इधर होगी, इधर होगी, इधर होगी, ऐसी होगी। ठीक है। जब कॉम्बाइंड वाली बात हो जाती है तो ये दोनों टाइप की वेलोसिटी को हमको उसमें देखना होता है। जैसे मान लीजिए किसी पार्टिकल को बाबू तुमने फेंका भी है और साथ ही साथ तुम उसको रोटेट भी करा रहे हो। अरे बोलो ना, फेंका भी है और रोटेट भी करा रहे हो। तो ये जो तुमने फेंका है, मान लो 10 मीटर पर सेकंड से फेंका है जा, और ये जो रोटेशन हो रहा है इसकी वजह से जो पार्टिकल की वेलोसिटीज हैं वो मान लेते हैं हम लोग 5 मीटर पर सेकंड है। कितनी है? 5 मीटर पर सेकंड है। तो अगर हमको हर पॉइंट की वेलोसिटी देखनी है कि कितनी है, तो उसके लिए सबसे पहले तो ये बताइए ट्रांसलेशन की वजह से इसकी वेलोसिटी इधर कितनी होगी? 10। इसकी भी इधर कितनी होगी? 10। इसकी भी इधर कितनी होगी? 10। और बाबू इसकी भी इधर की तरफ कितनी होगी? 10 होगी। और रोटेशन की वजह से बताइए, रोटेशन ऐसे ना हो रहा है, तो बताइए इस वाले पार्टिकल की वेलोसिटी किधर होगी? इधर की तरफ होगी। और ये मान लिया जाए कि कितनी है? रोटेशन की वजह से 5 मान लेते हैं। अरे बोलो ना, घूम धीरे धीरे रहा है, चल ज्यादा तेजी से रहा है। तो रोटेशन की वजह से मान लेते हैं ना कि इसकी वेलोसिटी इधर की तरफ कितनी आ रही है? 5 मीटर पर सेकंड। बताइए रोटेशन की वजह से इस पॉइंट की वेलोसिटी कहां होगी? ऐसे ना रोटेट कर रहा है, तो इसकी वेलोसिटी कहां होगी? नीचे होगी। इसकी वेलोसिटी कहां होगी? इधर की तरफ होगी। तो ये हो गया 5, ये भी हो गया 5, और ऊपर की तरफ कितना आएगा? 5 आएगा। अगर मैं नेट वेलोसिटी की बात करूं तो इसकी नेट वेलोसिटी इधर की तरफ होगी 15 मीटर पर सेकेंड। इसकी नेट वेलोसिटी होगी इधर की तरफ ना, तो वो तो हम लोग सम करके देख लेंगे। √10 का स्क्वायर प्लस कितना? 5 का स्क्वायर कर लेंगे। अरे बोलो, इसकी वेलोसिटी किधर की तरफ होगी? तो ट्रांसलेशन की वजह से उधर की तरफ है और रोटेशन की वजह से इधर की तरफ है। तो नेट वेलोसिटी तो इधर ही ना आएगा 5 मीटर पर सेकेंड। इसकी नेट वेलोसिटी किधर होगी? तो इसकी नेट वेलोसिटी कुछ इधर की तरफ होगी। अरे बोलो ना। तो खैर ये सब हम लोग जब रोटेशन, नेक्स्ट चैप्टर रोटेशन पढ़ेंगे तो उसमें और डिटेल में ये सब देखेंगे। रोटेशन के ये सबसे लास्ट लेक्चर्स में से एक होगा। ठीक है। हाँ, तो उस समय हम लोग इसको देखेंगे। फिलहाल ये समझाना इसलिए जरूरी था क्योंकि बॉल के स्विंग करने के मैकेनिज्म को हमको समझना है। ठीक है, क्लियर है? चलो इसको अभी फिलहाल के लिए मैं मिटा दूं। अब मान लीजिए एक बॉल को मैंने करके ऐसे नचा के फेंका, ऐसे नचा के। ठीक है, तो जब ऐसे नचा के फेंकोगे तो ऐसे घूमता हुआ ना आगे बढ़ेगा। ठीक है, तो अब इस चीज को तो मैं बोर्ड पे ड्रॉ नहीं कर सकता हूं, तो तुम कंसीडर करना कि जो बॉल मैंने ऐसा वर्टिकल बनाया है वो एक्चुअल में कैसे घूम रहा है? हॉरिजॉन्टल घूम रहा है। अरे बोलो ना। चलो ठीक है, बॉल को मैंने फेंका है बाबू 10 मीटर पर सेकेंड से। बॉल की स्पीड कितनी है बताइए? 10 मीटर पर सेकेंड है। लेकिन साथ ही साथ वो रोटेट भी तो कर रहा है, नहीं कर रहा है क्या? और रोटेशन की वजह से जो वेलोसिटी होगी ना उसको हम लोग 5 मीटर पर सेकेंड ले लेंगे। तो हमारा फोकस अभी सिर्फ सबसे ऊपर और सबसे नीचे वाले पॉइंट पे है। तो बाबू सबसे ऊपर और सबसे नीचे का मतलब हुआ सबसे राइट और सबसे लेफ्ट वाले पॉइंट पे है। अरे बॉल ऐसे घूम रहा है, तो जो इधर वाला है इसको मैंने कहाँ बनाया है? ऊपर बनाया है। और जो ऐसे घूम रहा है और जो इधर वाला होगा उसको मैंने कहाँ बनाया है? नीचे बनाया है। ठीक है, वेरी गुड। तो बताइए इस पॉइंट की वेलोसिटी ट्रांसलेशनल मोशन की वजह से इधर की तरफ कितनी होगी? 10 मीटर पर सेकेंड।
और इसकी ट्रांसलेशनल मोशन की वजह से इधर की तरफ कितनी होगी 10 मीटर पर सेकेंड, लेकिन रोटेशन की वजह से इसकी वेलोसिटी इधर की तरफ कितनी होगी 5 मीटर पर सेकेंड, और रोटेशन की वजह से इस पॉइंट की वेलोसिटी इधर की तरफ कितनी होगी। आप बताइए इस पॉइंट की ओवरऑल वेलोसिटी ग्राउंड के रेस्पेक्ट में देखी जाए तो इधर की तरफ कितनी है 15 मीटर पर सेकेंड, और बाबू इस पॉइंट की वेलोसिटी इधर की तरफ कितनी है 5 मीटर पर सेकेंड है। जा तो ये जो मैंने जैसे कि अगर हम कोई बॉल ले लें, बॉल है क्या, है क्या उधर, ले क्या, उठाओगे उठाओगे, फेंक दो, रोके ना। सुनिएगा, इस बॉल को फेंका कैसे गया है, ऐसे घुमा के ना फेंका गया, ऐसे। तो जो इधर वाला पॉइंट है ना रे बाबू, उसको मैंने कहां ड्रॉ किया है, ऊपर ड्रॉ किया है। इधर इधर वाला जो पॉइंट होगा, इधर जो पॉइंट होगा उसको मैंने कहां ड्रॉ किया है, ऊपर, और इधर वाले को मैंने वो नीचे ड्रॉ किया है। अरे बोलो ना, तब ना ये आगे भी बढ़ रहा है और ऐसा नाचता हुआ भी जा रहा है। तो आप बताइए ग्राउंड के रेस्पेक्ट में इस वाले पॉइंट की वेलोसिटी इधर की तरफ कितनी है 15 मीटर पर सेकेंड, और इस वाले पॉइंट की वेलोसिटी इधर की तरफ कितनी है 5 मीटर पर सेकेंड, बोलिए जल्दी। तो ग्राउंड के रेस्पेक्ट में बॉल के पॉइंट्स की वेलोसिटीज मैंने ड्रॉ की हैं। अब अगर बॉल के रेस्पेक्ट में देखा जाए, किसके रेस्पेक्ट में, तो बॉल के रेस्पेक्ट में तो ग्राउंड ना मूव कर रहा होगा। एक मिनट, ये जो हमने बॉल की वेलोसिटी ड्रॉ की है, तुम लोग पीछे बैठ के कर क्या रहा है, खड़े हो जाओगे दोनों। अरे वो जो सबसे लास्ट दूगो बैठा हुआ है, खड़े हो जाओ। क्या कर रहा है तुम, है क्या पढ़ रहा है, क्या बना रहा है, जाओ बाहर जाओ। निकलो। ये बॉल जो है हवा के रेस्पेक्ट में या फिर ग्राउंड के रेस्पेक्ट में, हवा भी तो ग्राउंड से ही ना जुड़ा हुआ है, और हवा मान लो रेस्ट में है, वो बह नहीं रहा है, निकलिए ना बाहर, निकलिए ना, भागेगा तुम इधर से, सॉरी सर। हाँ पागल आदमी है, निकलो इधर से जल्दी। हवा के रेस्पेक्ट में, हवा तो अभी रेस्ट में ना है, तो हवा के रेस्पेक्ट में इस पॉइंट की वेलोसिटी कितनी है 15 मीटर पर सेकेंड, और इस पॉइंट की वेलोसिटी कितनी है 5 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो हवा के रेस्पेक्ट में बॉल मूव कर रहा है, बॉल के रेस्पेक्ट में हवा मूव करेगा। बॉल को तो यही लगेगा कि हवा मूव कर रहा है ना। जैसे मान लीजिए कोई आदमी इस बॉल पे बैठा रहे, अगर खड़ा हो जाए है, और इस बॉल को अगर हम मूव कराएं, तो उस आदमी का जो बाल है वो रेस्ट में रहेगा कि पीछे की तरफ ये उड़ेगा, पीछे की तरफ उड़ेगा, मान लो, ठीक है। तो मैं कह रहा हूं कि बॉल के रेस्पेक्ट में हवा मूव करेगा। तो एक काम करते हैं हम लोग, बॉल को
बॉल के रेस्पेक्ट में भी देख रहे हैं, तो बॉल के रेस्पेक्ट में देख रहे हैं तो बॉल को क्या करना होगा, रेस्ट में मानना होगा। और बॉल के इस पार्टिकल की वेलोसिटी को छीन के हम किसको दे देंगे, हवा को दे देंगे, तो इधर की तरफ हो जाएगा 15 मीटर पर सेकेंड, और यहाँ वाले हवा की वेलोसिटी बॉल के रेस्पेक्ट में होगी 5 मीटर पर सेकेंड। क्लियर है? अच्छा, अब आप बताइए कि बॉल के इस साइड में जो हवा की वेलोसिटी है वो हो गई 15 मीटर पर सेकेंड, और इस साइड में जो हवा की वेलोसिटी है वो हो गई है 5 मीटर पर सेकेंड। तो सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पे हवा की वेलोसिटी इधर ज्यादा है और इधर कम है, तो जिधर वेलोसिटी ज्यादा है उधर प्रेशर कम होगा, और जिधर वेलोसिटी कम है उधर प्रेशर, तो चूंकि इधर प्रेशर ज्यादा है इधर प्रेशर कम है, तो इधर से फोर्स ज्यादा लगेगा और इधर से फोर्स कम लगेगा। यानी कि इस बॉल पे हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक नेट फोर्स लगेगा इस डायरेक्शन में, जिस वजह से बॉल सीधा जाने के बजाय इधर की तरह घूम जाएगा, हवा में ही घूम जाएगा। बात समझ रहे हो? तो अगर बॉल को हम ऐसे घुमा के फेंके ना, ऐसे घुमा के, तो वो इधर जाके घूमेगा, और वही बॉल को हमको बाहर घुमाना है तो ऐसे करके और ऐसे करके घुमाना होगा, ऐसे करके घुमाओगे तो बॉल बाहर की तरह घूमेगा, जिसको हम लोग आउट स्विंग बोलेंगे। क्लियर है? तो यहां पर भी बर्नौलीज प्रिंसिपल काम आता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे वेंचुरी मीटर की। तो वेंचुरी मीटर वो भी एक यू ट्यूब टाइप का स्ट्रक्चर होता है, जैसे याद है हमने मैनोमीटर में देखा था। हाँ, तो ये वैसा ही होता है। अब इसमें हम करते क्या है कि मान लीजिए कि ये कोई पाइप है जो अनइक्वल क्रॉस सेक्शन का है, आपको दिख रहा होगा कि कहीं ये मोटा है तो कहीं ठीक है। कहीं मोटा है तो कहीं पतला है, ठीक है। तो यहां पर मान लीजिए जो भी फ्लूइड इसके अंदर फ्लो कर रहा है, ठीक है, मूड मेरा खराब